हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ कैट जी। हम लोग लास्ट क्लास में बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में और ज़्यादातर चीज़ हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में सीख चुके थे। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पॉज करके आप इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में जो कुछ भी सीखे हुए हैं उसे एक बार एकदम थॉरोली, एकदम अच्छे से पढ़ लें। तो वीडियो को पॉज करिए और उसे एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। ऑलराइट, आई होप आपने अच्छे से पढ़ लिया। जो कुछ भी अगर आपको ना समझ में आए तो आप इसी वीडियो के कमेंट्स में अगर लिखेंगे तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कमेंट्स में ही आपके डाउट्स को मैं डील कर सकूं। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में अब क्वेश्चन लिखिए। कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट, कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट 10 to the power minus 15 coulomb meter, 10 to the power minus 15 coulomb meter placed at origin। एक इंफॉर्मेशन यहां पर छूट गया, देखो आई कैप होना चाहिए था, नहीं तो ये एलएचएस आरएचएस मिसमैच कर रहे होंगे, एक स्केलर एक वेक्टर बन जाएगा। आई कैप लिखना जरूरी है, प्लेस्ड एट ओरिजिन लिखिए, प्लेस्ड एट ओरिजिन। इसके आगे फिर फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, find electrostatic potential and the electric field, find electrostatic potential and electric field at a point A, find electrostatic potential and field, electrostatic potential और field दोनों ही पता करना है at a point A having coordinates, at point A having coordinates 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। जेड एक्सेस में कुछ भी नहीं है कैलकुलेशन। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर पर आपको पता करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी, साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड भी। जरा एक बार कैलकुलेट करके फाइनल आंसर तक पहुंचा दो। मैग्नीट्यूड मुझे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का भी मैग्नीट्यूड और साथ ही साथ फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का भी मैग्नीट्यूड। जब तक तुम खुद से सॉल्व नहीं किए हुए हो यहां पर देखने से कोई फायदा नहीं है। मैं यहां पर एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। माना कि इस तरह से नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज ओरिजिन के नजदीक में रखा हुआ, जिस पर कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बना, जो कि यहां पर लिखा हुआ है। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो कि ओरिजिन पर रखा हुआ था, इसके वजह से इस पॉइंट पी पर, नहीं ए पर, इस पॉइंट ए पर जिसका कि कोऑर्डिनेट लिखा हुआ 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, तो इस डिस्टेंस को हम लोग डाइपोल के डिस्टेंस से ऑब्वियसली काफी ज्यादा मान रहे होंगे, इस वजह से सारे फॉर्मूले हमारे एप्लीकेबल हैं। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस 3,4 होने के वजह से ये डिस्टेंस बना 5 सेंटीमीटर और साथ ही ये मौजूद एंगल हुआ 53 डिग्रीज का। अब इन दोनों वैल्यूज का यूज करके हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूशन कर रहे होंगे। लास्ट में जाके देखेंगे कि क्या और भी सीखा जा सकता है इसी क्वेश्चन से। तो देखिए, पोटेंशियल एट पॉइंट ए कैन बी रिटन एज 9 इंटू 10 टू द पावर 9, यूनिट का ख्याल लास्ट में रख लेंगे, मल्टीप्लाइड बाई डाइपोल मोमेंट का वैल्यू 10 टू द पावर 15 माइनस 15 कॉस थीटा, कॉस 53 डिग्री का वैल्यू हुआ 3/5, तो मल्टीप्लाइड बाई 3, डिनोमिनेटर में 5 ले लेंगे और आर स्क्वायर होता है, तो आर स्क्वायर का मतलब 25 इंटू 5, इसका वाला 5 इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर के वजह से 10 टू द पावर माइनस 4, 10 टू द पावर माइनस 4, और जो भी ये आंसर आएगा ये वोल्ट में होगा। तो ये कैलकुलेशन हमें दे देगा डायरेक्ट आंसर। तो इस वैल्यू को आप कैलकुलेट करके बता सकते हैं आंसर क्या आएगा। इसके अलावा फिर ए पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो, तो जो हम लोगों ने क्लास में सीखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो किसी भी पॉइंट पी पर या ए पर, यहां पर, तो एक कंपोनेंट रेडियल डायरेक्शन में, दूसरा कंपोनेंट टेंजेंशियल डायरेक्शन में। दोनों कंपोनेंट्स को बस मैं दिखा रहा हूं, दोनों को कैलकुलेट करने की बात नहीं है यहां पर। एक कंपोनेंट ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का रेडियल कंपोनेंट ई आर, जबकि ये रहा दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में ई टी सपोज। तो ये दोनों कंपोनेंट्स को अलग अलग कैलकुलेट करने के लिए पिछले क्लास में काफी हम लोग डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके थे।
अभी हम लोग बात कर रहे होंगे इन दोनों ही कंपोनेंट्स का साइमल्टेनियसली निकाला गया रिजल्टेंट, यानी ये वाले वैल्यू के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं। ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी पॉइंट ए पर, और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला था उसका मैं यूज करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट वैल्यू या रिजल्टेंट वैल्यू, और उसका भी मैग्नीट्यूड 9 इंटू 10 टू द पावर 9 देन मल्टीप्लाइड बाई P डिवाइडेड बाई आर क्यूब। सही है? हाँ, P डिवाइडेड बाई आर क्यूब 10 टू द पावर -15 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 10 टू द पावर -6, और साथ में यहां पर लिखा जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आपको याद हो तो 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा के जगह कॉस थीटा का वैल्यू है 3/5, तो कॉस स्क्वायर थीटा बना 9 डिवाइडेड बाई 25। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद हमें फाइनल वैल्यू जो निकल के आएगा वो मिलेगा न्यूटन पर कूलॉम, इसी का दूसरा नाम वोल्ट पर मीटर भी है। ये हमने कैलकुलेट किया पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड दिए हुए पॉइंट ए पर। कैलकुलेशन आपकी जिम्मेदारी। इसके अलावा देखो, लास्ट बात जो मैं बताना चाहता हूं इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, उसे समझ के हम लोग शुरुआत से फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखेंगे क्या क्या अच्छे से समझना बाकी है अभी। देखिए, ए पॉइंट पर अगर आपको जरूरत पड़े कैलकुलेट करने का, सपोज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ए पॉइंट पर अगर तुम पता करना चाहते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी, तो भी ये ट्रिक काम करेगा। तो जैसा कि मैं पहले आपको बताया हूं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी है, ये हमें पहले से पता है। मैं जस्ट अभी आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं, एक बार अच्छे से रिवाइज भी कर लेने के लिए। तो अब फाइनल बात सुनो एकदम ध्यान से। अगर ये कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, डाइपोल मोमेंट वेक्टर P का, तो ये वाला पॉइंट कहलाता है एक्सियल पोजीशन। इस पॉइंट A को हटा के मैं बोल देता हूं, चलो ये A पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट इक्वेटोरियल पोजीशन E पॉइंट है। एक्सियल पोजीशन और ये इक्वेटोरियल पोजीशन। यहां पर पोटेंशियल का क्या डायरेक्ट फॉर्मूला आता है, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री सब्स्टिट्यूट कर दो, यही एनसीईआरटी बुक में दिया भी हुआ है। पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए K टाइम्स P डिवाइडेड बाई R स्क्वायर डायरेक्ट यहां पर काम करेगा पोटेंशियल के लिए, जबकि यहां पर पोटेंशियल का क्या रिजल्ट होना है, V इक्वल्स टू डायरेक्ट 0 आंसर, क्योंकि ये पूरा का पूरा इक्विपोटेंशियल सरफेस और पूरी तरह से पोटेंशियल 0 ही रहता है वहां पर। इसके आगे फिर समझिए, एक्सियल पोजीशन पर यह फॉर्मूला, इक्वेटोरियल पोजीशन पर यह फॉर्मूला पोटेंशियल के लिए, लेकिन न तो अगर एक्सियल पोजीशन पर कैलकुलेट करें न तो अगर इक्वेटोरियल पोजीशन पर कैलकुलेट करें। मैं किसी एक जनरल पोजीशन P पर अगर बात करना चाहता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में, तो उपाय क्या है कि आप इस तरह से पोजीशन वेक्टर पहले तो समझते हैं उस पॉइंट P का, ये रहेगा पोजीशन वेक्टर, सपोज वेक्टर R। अब क्या है कि ये जो डाइपोल मोमेंट था, यही तो कारण है उस पॉइंट P पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होने का। तो ये जो डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट बीइंग वेक्टर क्वांटिटी, यू कैन आल्सो रिजॉल्व दिस डाइपोल मोमेंट इटसेल्फ। आप इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को ही रिजॉल्व कर सकते हैं दो अलग अलग कंपोनेंट्स में। पहला कंपोनेंट रहेगा R के डायरेक्शन में, दूसरा कंपोनेंट होने वाला है R के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अभी पूरी तरह से ध्यान से सुनते रहो। पहले मैं ये कह रहा हूं, एक अकेला इलेक्ट्रिक डाइपोल जो कि था इस दिए हुए डायरेक्शन में, थोड़ा सा एरो साइज बड़ा कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है डाइपोल बड़ा हो गया। डाइपोल को रिप्रेजेंट करने वाले एरो का साइज बस में बढ़ा दिया, ठीक। और ऊपर से शुरुआत चलो ओरिजिन पर कर लेते हैं, जैसा कि हुआ करता है किसी भी वेक्टर के साथ। पहले से जो वेक्टर के बारे में जानते हैं उसी को यूज कर रहे हैं। ये अगर
डाइपोल मोमेंट वेक्टर P है जो कि एंगल बना रहा है थीटा पोजीशन वेक्टर के साथ। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस डाइपोल मोमेंट को ही आप रिजॉल्व कर सकते हो इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी। और इस डायरेक्शन में जो आएगा कंपोनेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल का, वो डाइपोल मोमेंट का, वो आएगा P cos थीटा, ठीक। और दूसरा कंपोनेंट जो पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ रहा होगा उसका वैल्यू होगा P sin थीटा। आई होप आप समझ सकते हैं इस बात को। थीटा एक ऐसा एंगल है जो कि पोजीशन वेक्टर का डाइपोल मोमेंट वेक्टर के साथ बनने वाला एंगल है। मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर है, इस वेक्टर को ही आप दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हो। अच्छा, अगर ये चार्ज होता, चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकाल रहे होते, तो रिजोल्यूशन का कोई कंसेप्ट नहीं है, बिकॉज चार्ज बीइंग वेक्टर बीइंग स्केलर क्वांटिटी यू कैन नॉट रिजॉल्व इट। चार्ज होता तो स्केलर क्वांटिटी है वो, उसको रिजॉल्व नहीं किया जा सकता। इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो डाइपोल मोमेंट कारण है उस पॉइंट पी पर पोटेंशियल का। तो डाइपोल मोमेंट बीइंग वेक्टर क्वांटिटी यू कैन आल्सो रिजॉल्व इट। और आप इसे इस सेंस में और इस सेंस में, दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में आप इसे कर सकते हैं रिजॉल्व। आपने रिजॉल्व कर दिया। ये रहा पहला वाला इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये रहा दूसरा वाला इलेक्ट्रिक डाइपोल। अभी भी ध्यान से सुनते रहो एकदम। थोड़ा सा बाहर से आवाज आ रही है तो उससे डिस्टरबेंस हो रहा है, तो उससे आप डिस्ट्रैक्ट मत होइए। जो मैं बोल रहा हूं सिर्फ उस बात पर फोकस करो। आसान बात नहीं है इसको समझना। तो P cos थीटा, P sin थीटा। अब क्या है, हम लोग एक वेक्टर जो कि P वेक्टर इस डायरेक्शन में है, उसके बजाय हम लोग ऐसा मान रहे हैं जैसे कि दो दो अलग अलग परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट्स मौजूद हैं यहाँ पर, ठीक। एक ये कंपोनेंट है, एक ये कंपोनेंट है। ये दो कंपोनेंट्स अलग अलग जो मौजूद हैं, उन दोनों को या तो कंसिडर कर लो या तो एक अकेला इसको कंसिडर कर लो, ठीक। तो इन दोनों को अगर आप कंसिडर कर रहे होगे तो इन दोनों के वजह से इंडिविजुअली आप इस पॉइंट P पर निकाल रहे होगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो इंडिविजुअली इन दोनों के वजह से देखते हैं कैसे निकलेगा। P cos थीटा नाम का एक सिंगल इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो सिर्फ इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए ये पॉइंट कैसा पॉइंट कहलाएगा? सिर्फ इस वाले इलेक्ट्रिक डाइपोल के कंपोनेंट के वजह से ये वाला पॉइंट कहलाएगा एक्सियल पोजीशन। और एक्सियल पोजीशन पर होने वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो भी P होता है डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, लेकिन P का वैल्यू है कितना? तो P cos थीटा होगा। ये सिर्फ इस वाले कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल के वजह से P पॉइंट पर हमने पोटेंशियल पता किया। साथ में चलो इसके वजह से पता करते हैं। तो इसके लिए वो पॉइंट कैसा पॉइंट कहलाएगा? आप इलेक्ट्रिक डाइपोल के परपेंडिकुलर वाले डायरेक्शन में देख रहे हो, ऑब्वियसली वो इक्वेटोरियल पोजीशन है। इसके वजह से इलेक्ट्रिक डाइपोल का, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कंपोनेंट के वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आना नहीं है, बीइंग इक्वेटोरियल पोजीशन फॉर दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यही हो गया रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और ये सिर्फ इस कंपोनेंट के वजह से आया हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। यही तो होता ही था रिजल्ट। तो हमने सीखा, इस एनालिसिस से हमने ये सीखा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को आप खुद उसी को रिजॉल्व कर सकते हो अलग अलग डायरेक्शंस में, लेकिन रिजॉल्व करने के बाद इस बात का ख्याल रखिएगा कि जो दो कंपोनेंट्स में आपने रिजॉल्व किया, इन दोनों ही कंपोनेंट्स के वजह से सारे इफेक्ट्स को आपको चेक करना होगा, ठीक है। अब आपके लिए थोड़ा सा रिसर्च करने का काम दे रहा हूं। जिस तरह से मैं पोटेंशियल के बारे में बात किया, ठीक वैसे ही आप एक बार खुद से, मतलब बहुत अधिक क्या होगा नहीं समझ में आएगा, यही होगा ज्यादा से ज्यादा। तो मैं एक बार कोशिश करो ये समझने का कि क्या इसी तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल को रिजॉल्व करके क्या हम लोग P पॉइंट पर पोटेंशियल के बारे में बात किए, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर सकते हैं क्या? क्या दो कंपोनेंट्स के वजह से रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर कैलकुलेट करके वही आएगा जो एक सिंगल इस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल के वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आया था? इस पर तुम पूरा रिसर्च कर डालो, काफी कुछ सीख जाओगे। चलिए, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में मुझे इतना ही बताना है। नया क्वेश्चन लिखो। हम लोग शुरुआत से कूलॉम्स लॉ से शुरू कर रहे हैं दोबारा से। एकदम बेसिक बातों से फेमिलियर हैं हम लोग पहले से, अब थोड़ा सा उनका यूज करके कठिन कठिन बातों के बारे में बात कर रहे होंगे। तो क्वेश्चन लिखिए।
two charges Q comma Q are placed along a line, full stop के बाद draw graph representing electric field, along that line, आसान सवाल है। क्वेश्चन को एक बार समझ लो बस। क्वेश्चन ये है कि ये पॉजिटिव चार्ज, जब तक चार्ज के बारे में कुछ भी ना मेंशन रहे आप उस चार्ज को मानते हैं पॉजिटिव चार्ज ही। सपोज ये एक्स एक्सिस ही वो लाइन है जिस लाइन पर रखा हुआ ये दो पॉजिटिव चार्ज है लगातार। अब सवाल ये है कि आपको ये बताना है कि कहां कहां पर कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसको एक ग्राफ में आप रिप्रेजेंट कर दें। ग्राफ कैसा होना चाहिए? देखो ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट वाई एक्सिस नहीं कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने वाला एक लाइन है। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को अलग अलग जगहों पर कैसा है उस हिसाब से ग्राफ में बना दीजिए। ठीक, एक बार कोशिश करो, गलत होगा कोई बात नहीं, नहीं करोगे तो प्रॉब्लम है। जब जब मैं कहता हूं वीडियो को पॉज करने के लिए, सिंसियरली पॉज कर लिया करिए। देखिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो 0, क्योंकि दोनों ही चार्ज Q के बराबर। सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 ही होगा। ठीक, अच्छा एकदम यहां पर अगर देखें, इस चार्ज के बिल्कुल यहां पर नजदीक में, तो चार्जेस का नाम रख देते हैं, ये चार्ज नंबर 1, ये चार्ज नंबर 2। चार्ज नंबर 2 के एकदम नजदीक में देखोगे दूसरे वाले साइड में, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्योंकि चार्ज के आप बहुत ज्यादा नजदीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये रहेगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये रहेगा, मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा रहेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, तो इसी को चलो पॉजिटिव मान लेते हैं। तो बहुत ज्यादा वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू, इस बात को रिप्रेजेंट करने का तरीका, तो देखिए यहां पर मैं एक रेफरेंस के लिए एक डॉटेड लाइन बना दिया जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई चार्ज यहीं पर रखा हुआ है। अब ऐसे में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बहुत ज्यादा होगा, और जैसे जैसे दूर जा रहे होंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा इसी डायरेक्शन में, लेकिन घटते चला जाएगा मैग्नीट्यूड में, यानी कि ऐसे करते हुए वेरी करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ। आई होप आप समझते हैं इस बात को। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहीं पर भी तुम देख लो, इस पॉइंट P पर देख लो, चलो यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हो तो सेकंड के वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, फर्स्ट के वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, दोनों का ही वेक्टर सम भी इधर ही आएगा, और पॉजिटिव डायरेक्शन में आया, इसलिए हमेशा ही पॉजिटिव में दिखाया हूं। ये हाइट पॉजिटिव ही है हमेशा, लेकिन लगातार जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड घटते चला जा रहा है। इसके पहले के बारे में बात करते हैं, तो थोड़ा सा अटेंटिव रहना। इस बार क्या हो रहा है कि चार्ज नंबर 2 के जस्ट पहले अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है दोबारा से लगभग इंफिनिटी, लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं, नेगेटिव डायरेक्शन में है कि नहीं, पीछे की तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस वजह से यहां पर इस तरफ टेंड करना इलेक्ट्रिक फील्ड को, ये दिखाना गलत होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे करके दिखाना होगा। और यहां से शुरू क्यों किए? क्योंकि आप समझते हैं ठीक सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 हो गया है। सिमिलर टू द सेकेंड चार्ज, फर्स्ट चार्ज के लिए भी वही सिचुएशन। ये वाला जो ग्राफ यहाँ पर 0 आया हुआ था, इस पॉजिटिव चार्ज फर्स्ट के एकदम नजदीक में, लेकिन इस तरफ ओरिजिन के तरफ अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में, इंफिनिटी के तरफ टेंड करना चाहिए इसे। मानते हैं इस बात को? फर्स्ट वाले चार्ज के एकदम जस्ट आगे में, लेकिन इस साइड में अगर देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये रहेगा, और अगर ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव बहुत ज्यादा वैल्यू, पॉजिटिव बहुत ज्यादा वैल्यू, ठीक सेंटर में 0। यहां पर अगर देखें नेगेटिव साइड में इंफिनिटी, यहां पर एक बार खुद से बना दो, तो यहां पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज फर्स्ट वाले के जस्ट पहले देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन में है और बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड, यानी इस तरह से ऐसे करके जाएगा।
तो ये एक रफ स्केच हमने ड्रॉ किया इस बात को रिप्रेजेंट करते हुए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ग्राफिकली किस तरह से कर रहा होता है वेरी, दो चार्जेस अगर रखे रहेंगे एक के बाद दूसरा। तो नया क्वेश्चन दे रहा हूं, रिपीट द प्रीवियस क्वेश्चन फॉर प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। जल्दी करो, रिपीट द प्रीवियस क्वेश्चन फॉर प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, अच्छा इस पर फर्क पड़ जाएगा कि भाई नेगेटिव चार्ज किधर लिया गया, पॉजिटिव चार्ज किधर लिया गया। इस साइड में मैं नेगेटिव चार्ज लिया हूं, इस साइड में मैं बराबर दूरी पर ही पॉजिटिव चार्ज, और ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। अच्छा पिछला वाला जो मैं ग्राफ बनाया था वो क्या उस ग्राफ में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिख रहा था क्या ऐसे करके जाते हुए? तो बिल्कुल नहीं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं था, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ था। ठीक, यहां पर फिलहाल हम लोग देख रहे हैं, अब देखो इस चार्ज का नाम रख दिए 1, इस चार्ज का नाम रख दिए 2 रेफरेंस के लिए, बस ये एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दिया। इस पॉजिटिव चार्ज के सेकंड वाले पॉजिटिव चार्ज के जस्ट आगे में देखोगे, जस्ट आगे में, तो सिर्फ इसी का इंपैक्ट नजर आएगा। वो तो दूर है ना, इसके एकदम नजदीक में देख रहे हैं तो सिर्फ इसी का प्रभाव पड़ेगा। इस कारण से पॉजिटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इंफिनिटी, और जैसे जैसे दूर जाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड घटते चला जाएगा। ये रहा ग्राफ इस साइड में। अच्छा इस ग्राफ के बाद फिर यहां पर क्या सिचुएशन होना है? क्या सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा? सबसे पहले तो यही बात, क्या सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा? बिल्कुल भी नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन होना है। होगा ऐसा, इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे की तरफ है सेंटर में, आप खुद से ऑब्जर्व करिए इस बात को। अगर आपने जो अभी अभी ग्राफ बनाया उसमें यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो दिखाए हैं तो वो ग्राफ गलत है, उसको सही कर लो। ठीक, वहां पर अभी डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले इधर का बात कर रहा हूं। तो नेगेटिव चार्ज, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कितना किधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड रहेगा बहुत ज्यादा, लेकिन डायरेक्शन क्या रहेगा? जस्ट इस फर्स्ट वाले चार्ज के पीछे। तो इस डायरेक्शन में रहना है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो मतलब हुआ पॉजिटिव, ऐसे करके पॉजिटिव इंफिनिटी से जैसे जैसे दूर जा रहे हैं वैसे वैसे घटते चला जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये घट के जीरो नहीं सेट होगा, जैसे जैसे दूर जाएंगे इंफिनिटी पर जाके जीरो की तरफ टेंड करेगा। बस बचा डिस्कशन यहाँ का। तो जरा देखो सेकेंड वाले पॉइंट के एकदम नजदीक में देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में है। इस वाले पॉइंट पर अगर देख रहे होगे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, नहीं गलत बोला, इस तरफ है। हाँ, तो दोनों ही जगहों पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, इस बात को अच्छे से कंफर्म कर लीजिए आप। सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो भी नहीं है, सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम है, और यहां पर का इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड का, यहां पर का इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड का। ये बार बार मैं क्यों बोल रहा हूं बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड का? किसी भी चार्ज के, किसी भी पॉइंट चार्ज के एकदम नजदीक में जाके देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा नजर आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कूलॉम्स लॉ के फॉर्मूले में 1/r² का वेरिएशन रहता है, r का वैल्यू टेंडिंग टू जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड टेंडिंग टू इंफिनिटी। देखिए ये ग्राफ ऐसे रहेगा। आई होप आपने सही किया, थोड़ा सा सिमेट्रिकल नहीं बन पाया, लेकिन ठीक यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके ग्राफ रहेगा, ऐसे करके स्मूथ कर्व ऐसे रहेगा। ठीक, ये रहेगा ग्राफ। तो इसी तरह से अब हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में। तो लिखो क्वेश्चन, ड्रॉ ग्राफ शोइंग वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रॉ ग्राफ शोइंग values of
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, draw graph showing values of electric potential along a line joining positive and negative charge of equal magnitude. Positive and negative charge of equal magnitude. ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, इस बार हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में बात कर रहे होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में बात कर रहे होंगे। तो आपको पता है क्या करना है, वीडियो को पॉज करिए, आप खुद से पहले ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। बीच में जब मैं डिस्कशन कर रहा हूं, बीच में अगर आपको समझ में आएगा कि आपने गलत किया है, आप वीडियो को पॉज करके तुरंत सही भी कर लेंगे। देखिए सेकंड वाले चार्ज के बारे में, सेकंड वाले चार्ज के एकदम नजदीक में अगर देखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बीइंग वेरिंग विथ 1/r, इट विल स्टिल टेंड टू इंफिनिटी। अगर इस पॉजिटिव चार्ज के बिल्कुल नजदीक में देख रहे होंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा। तो इस वजह से ऐसे करके ग्राफ रहना, इसको तो देखेंगे ही नहीं क्योंकि इसके एकदम नजदीक में है ना, तो यहाँ पर पोटेंशियल रहेगा और जैसे जैसे दूर जाओगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पॉजिटिव लेकिन कम। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि इसका इम्पैक्ट ज्यादा रहेगा। हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस जगह पर निकाल रहे हैं क्या? नहीं, हम लोग सिर्फ इस लाइन पर निकाल रहे हैं। ये वाई एक्सिस नहीं है, ठीक, ये ग्राफ है, ये ग्राफ है पोटेंशियल का। ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हाई वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पर सिर्फ हम लोग बात किए, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। ये वाई एक्सिस नहीं है, हम लोग यहाँ के पोटेंशियल के बारे में बात ही नहीं किए हैं एक भी बार। खैर, न तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले ग्राफ में, यहाँ पर के इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कोई डिस्कशन किया ही नहीं हूँ आज। ऐसे करके वेरिएशन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का, परफेक्ट। ठीक सेंटर में पोटेंशियल चेक करो, 0 है। सारी बातें आपके ग्राफ के, सारे इंफॉर्मेशन आपके ग्राफ से समझ में आना चाहिए। सेंटर में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल 0 होना ही चाहिए था। इस पॉजिटिव चार्ज के आगे नजदीक में अगर देखेंगे, लेकिन जस्ट रिवर्स साइड में, तो क्या नेगेटिव डायरेक्शन आ जाएगा क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का? बिल्कुल नहीं, क्योंकि डायरेक्शन तो होता ही नहीं है। हम लोग बस वैल्यूज देख रहे हैं, प्लस होगा कि माइनस, इसका इंपैक्ट ज्यादा पड़ेगा, इस वजह से प्लस रहेगा। तो इस साइड से आया, यहां पर 0, और यहां पर रेफरेंस के लिए एक लाइन ड्रॉ कर लें। नेगेटिव चार्ज के एकदम नजदीक में देखोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल उस नेगेटिव चार्ज की वजह से इंफिनिटी टेंड करेगा, वो भी नेगेटिव साइड में। तो ग्राफ ऐसा कुछ होना चाहिए, देखो ऐसा कुछ ग्राफ। समझ पा रहे होंगे आप शायद। अगर पॉजिटिव चार्ज इधर रखते, नेगेटिव चार्ज इधर रखते, तो पूरा का पूरा ग्राफ टर्न ले लेता, इसी का मिरर इमेज बन जाता। इसके अलावा इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इस खास जगह पर देखेंगे, अगर पोटेंशियल तो काफी ज्यादा आएगा मैग्नीट्यूड में, लेकिन नेगेटिव वैल्यू आने की वजह से यहां से शुरुआत करके टेंडिंग टू 0 दिखा देना है बस आपको। ये रहा सही ग्राफ। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का ग्राफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के पेयर के वजह से अलग अलग पोजीशंस पर ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दीज टू डेफिनेट चार्जेस। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का ग्राफ। अच्छा, यहां पर देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ऑब्जर्व करने के लिए, देखो क्या है। अभी पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी बनाएंगे। यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है ऑब्जर्व करने के लिए, कि पॉजिटिव इंफिनिटी से लेके 0 से लेके -इंफिनिटी तक हर पोटेंशियल का कोई ना कोई पॉइंट आपको मिल जाएगा। यहां पर फिर से फर्स्ट चार्ज और सेकंड चार्ज को ज्वाइन करने वाले लाइन के बीचों बीच यहां पर 0 पोटेंशियल, यहां पर नेगेटिव इंफिनिटी, यहां पर पॉजिटिव इंफिनिटी, यानी हर पॉसिबल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, every single possible value of potential, name any number, potential of that number is available in between these two charges। मैं ऐसे ही बोला +20 वोल्ट, तो +20 वोल्ट का कोई ना कोई पॉइंट यहां पर जरूर मौजूद। मैं ऐसे ही रैंडमली बोला -36.25, -36.25 कहीं ना कहीं यहां पर जरूर मौजूद।
तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के बीच में देखे जाने पर पॉजिटिव इंफिनिटी से नेगेटिव इंफिनिटी तक पोटेंशियल वेरी करता है और बीच में आपको हर पॉसिबल वैल्यू पोटेंशियल का मिलता ही मिलता है। ठीक, रिपीट द प्रीवियस क्वेश्चन फॉर two charges, two identical charges q। आइडेंटिकल चार्जेस में दोनों को ही प्लस क्यू मान के हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। रिपीट द प्रीवियस क्वेश्चन फॉर टू आइडेंटिकल चार्जेस q। आप कर दीजिए पहले। ये एक्स एक्सिस पर इस तरह से एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ क्यू का, दूसरा पॉजिटिव चार्ज दोबारा से यहां पर रखा हुआ। ये एक रेफरेंस के लिए पोटेंशियल का एक्सिस है। थोड़ा और सेपरेट करते हैं। ये दो चार्जेस, दोनों का ही चार्ज का मैग्नीट्यूड से, अच्छा अगर मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा तो किस तरह से ग्राफ में वेरिएशन आएगा ये आपको खुद से सोचना होगा। बस इतना ही बताया जाता है क्लास में, उसके बाद बाकी बच्चे खुद से सोचते हैं। तो प्लस क्यू अगर दिया हुआ है चार्ज, तो इनके वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का ग्राफ, इस बात का ख्याल रखना कि अगर पहले से तुम नहीं किए हुए हो तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक बात है। अभी समझ में नहीं आएगा कि क्या प्रॉब्लम है, कि भाई सर ने तो बता ही दिया। प्रॉब्लम यह है आपके दिमाग में अभी फिट नहीं होगा अच्छे से बात, जो कि समय के बीतने के बाद समझ में आएगा। फिलहाल हम लोग डायरेक्ट आंसर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। देखो यहां पर का पोटेंशियल पॉजिटिव में इंफिनिटी, जैसे जैसे दूर जाएंगे पोटेंशियल घटेगा ही, नो डाउट। अच्छा कहीं पर भी इस लाइन पर कहीं पर भी देखो पॉजिटिव चार्जेस के वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, तो नेगेटिव की तो कोई बात ही नहीं है। कहीं नेगेटिव वाले डायरेक्शन में, नेगेटिव वाले सेंस में पोटेंशियल कभी है ही नहीं पूरे लाइन एक्स एक्सिस पे। दूसरा इस साइड में पहले देख लो तुम, पॉजिटिव इंफिनिटी से टेंडिंग टू जीरो हुआ जैसे जैसे दूरी बढ़ते चली गई इन दोनों पेयर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस से। इसके आगे बढ़ते हैं, सेंटर में बात करने की कोशिश करते हैं। क्या यहाँ पर ठीक सेंटर में, ये ठीक सेंट्रल पॉइंट है अगर, तो क्या यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जीरो है? नहीं, इसके वजह से भी पॉजिटिव, इसके वजह से भी पॉजिटिव। पोटेंशियल इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, दोनों कैंसिल नहीं हो जाएगा, डायरेक्शन होता ही नहीं है, दोनों के वजह से पॉजिटिव वैल्यू है। दोनों पॉजिटिव वैल्यूज आपस में कंबाइन करके और ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू मेंटेन रखेंगे। यहाँ पर पोटेंशियल जीरो नहीं है। अगर आपने ग्राफ में जीरो दिखाया था तो वो गलत है, उसको मुझसे पहले सही कर लो। चलिए बात करते हैं इस पॉजिटिव सेकेंड चार्ज की वजह से एकदम नजदीक में पोटेंशियल इंफिनिटी, इसके भी नजदीक में पोटेंशियल इंफिनिटी, और ऐसा रहेगा ग्राफ इसका। और ये जो मिनिमा आया है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का, जो मिनिमा आया है वो ठीक सेंटर में आएगा। और अब आप इतने कैपेबल हैं कि आप ये समझ सकते हैं कि ठीक सेंटर में ही पोटेंशियल मिनिमम क्यों अचीव हो रहा है। ठीक सेंटर में पोटेंशियल मिनिमम क्यों है, बाकी जगहों पर यहां पर तो इंफिनिटी, यहां पर तो इंफिनिटी, यहां पर ही मिनिमम क्यों है? तो इस बात को समझो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मिनिमम या मैक्सिमम कब होता है? जब उसका रेट ऑफ चेंज हो जाता है जीरो। एक्स एक्सिस में इस खास पोजीशन पर, जिसको ओरिजिन के नाम से जानते हैं हम, तो इस खास पोजीशन पर ही मिनिमा क्यों आया इस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का? जरूर से उस खास जगह पर डेल वी बाई डेल एक्स। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? डेल वी बाई डेल एक्स ये रिप्रेजेंट करता है एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव साइन के साथ। तो सोचना जरा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है? तो जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पर जीरो है, इसका मतलब पोटेंशियल जो है वो या तो मैक्सिमा है या तो मिनिमा है। अब भाई यहाँ पर इन दोनों जगहों पर ऑलरेडी इंफिनिटी है, तो जरूर से यहाँ पर मिनिमा ही हुआ होगा, उसके ऊपर कैसे मैक्सिमा अचीव करेगा? तो यहाँ पर मिनिमा अचीव होता है, और तब भी जीरो नहीं होता है यहाँ पर का पोटेंशियल, इस बात का ख्याल रखेंगे आप। ठीक है, फिर से पिछले डिस्कशन में मैं आपको ये बताया था, जस्ट लास्ट वाले डिस्कशन में मैं आपको ये बताया था कि अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का कॉम्बिनेशन होगा तो प्लस इंफिनिटी से जीरो से होके माइनस इंफिनिटी तक हर वैल्यू बीच में मौजूद है।
लेकिन यहाँ इस केस में अगर देखेंगे तो हर पॉसिबल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल मौजूद नहीं है। जो सेंटर का पोटेंशियल है वही मिनिमम पोटेंशियल है, उससे ज्यादा पोटेंशियल यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा। माना कि यहां का पोटेंशियल, माना कि ठीक ओरिजिन का पोटेंशियल, बस एग्जांपल के तौर पर मान लो कि 20 वोल्ट है, ठीक। तो मैं बस ये कह रहा हूं कि इन दोनों चार्जेस के बीच में कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहां पर का वोल्टेज, जहां पर का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल 19.5 या 19.9 वोल्ट। दिस इज रिप्रेजेंटिंग द मिनिमम पॉसिबल पोटेंशियल। जहां कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा वही जगह रिप्रेजेंट कर रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का मिनिमम, ठीक। और ये जो पोटेंशियल है यही थ्रू आउट सेपरेशन बिटवीन चार्जेस 1 एंड 2, यही वैल्यू मिनिमम पोटेंशियल रखा हुआ है। बीच रास्ते में कहीं क्या आपको 22 वोल्ट मिलेगा? हाँ मिलेगा, एक बार इधर भी मिलेगा, एक बार इधर भी मिलेगा, क्योंकि 22 वोल्ट ये वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 22 वोल्ट ये वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है जरूर से 20 वोल्ट। समझ पा रहे होगे शायद। 20 वोल्ट से ज्यादा अगर देखने जाओगे तो 2 पॉइंट आपको मिलेगा डेफिनेटली, एक बार यहां मिलेगा, एक बार यहां कहीं मिलेगा। 40 वोल्ट देखोगे फिर तुमको कहीं ना कहीं 2 पॉइंट्स मिलेंगे दोनों साइड में, ठीक। लेकिन अगर आप 20 से कम देखने जाओगे तो आपको कहीं पर कोई पॉइंट नहीं मिल रहा होगा, ठीक। तो एक बार इसी बात को और अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं। क्वेश्चन लिखो, ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस ड्यू टू a pair of equal and opposite charges, due to a pair of equal and opposite charges। मैं 2 पॉजिटिव चार्जेस के वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लास में बना चुका हूं। उसी समय मैं आपको होमवर्क दिया था पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करने के लिए। अभी सही समय है उसके डिस्कशन का, अभी मैं डिस्कशन कर रहा हूं। मैं बोला पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के वजह से, प्लस क्यू माइनस क्यू के वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को ड्रॉ करें। नेगेटिव चार्ज को मैं इस साइड रखा, पॉजिटिव चार्ज को इस साइड में। उल्टा भी करके देख सकते थे। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्यों बनाने लगे अभी समझ में आएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज के तरफ, नेगेटिव चार्ज के तरफ, जबकि पॉजिटिव चार्ज से दूर के तरफ। ये रहेगा नेगेटिव चार्ज की वजह से हमने दिखा दिया पूरे में। पॉजिटिव चार्ज से दूर के तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रहेंगे ऐसे। ऐसे डायग्राम लाना चाहिए, लेकिन ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे ड्रॉ किया जाए, तो मैं डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को। तो यहां पर एकदम नजदीक में देखेंगे तो आपको सिर्फ नेगेटिव चार्ज का ही इंपैक्ट नजर आएगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस परफेक्ट स्फेरिकल, एकदम नजदीक में देखोगे परफेक्ट स्फेरिकल। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी एकदम परफेक्ट स्फेरिकल, एकदम नजदीक में देख रहे हैं। और हर जगह पर यह प्रॉपर्टी है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा पेनिट्रेट कर रहा होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलरली। इसका प्रूफ है हमारे पास, वीडियोज में डिस्कस्ड है। इसके अलावा फिर दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस देखिए कैसा रहेगा। ऐसा इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसके अलावा फिर ऐसा इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो सिमेट्रिकली इधर भी बना रहा हूं। फिर सेंट्रल वाला ऐसे करके इक्विपोटेंशियल सरफेस। याद करना जरा, सेंट्रल वाला ये वाला पोटेंशियल आखिर कितना है, तो इसका पोटेंशियल का वैल्यू डाइपोल के वजह से इक्वेटोरियल पोजीशन ही तो बनाई है, तो पोटेंशियल का वैल्यू ये 0 है, याद रखना। खैर मैं ये बोल रहा हूं कि चाहे कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस तुम पकड़ लो, ठीक, कोई ये इक्विपोटेंशियल सरफेस जो कि इस पॉइंट से होके गुजरा, सपोज पॉइंट पी से,
अगर कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस किसी भी एक जनरल पॉइंट पी से होके गुजरा तो इसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर अगर चलते रहोगे तो तुम इन दोनों चार्जेस के बीच से होके गुजरोगे ही गुजरोगे। मैं ये कह रहा हूं हर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस चाहे उसका वैल्यू कुछ भी क्यों ना हो, इन दोनों पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के बीच से होके गुजरेगा ही गुजरेगा। ठीक बीच से जरूरी नहीं है, लेकिन इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं से होके जरूर गुजरेगा। हर इक्विपोटेंशियल सरफेस इन दोनों पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस के बीच में कहीं ना कहीं से होके गुजरेगा ही गुजरेगा। क्यों? क्योंकि ये पोटेंशियल भाई कुछ तो होगा, 20 वोल्ट, 25 वोल्ट, 50 वोल्ट सपोज, तो 50 वोल्ट का जो यहां पर पॉइंट मिलेगा आपको, आप जानते हैं इस बात को कि अगर प्लस क्यू है या अगर माइनस क्यू है, तो इन दोनों चार्जेस के बीच में हर तरह का पोटेंशियल मौजूद है। यानी कि कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस हो वो कभी ना कभी यहां से होकर जरूर गुजरेगा। ठीक, एवरी सिंगल इक्विपोटेंशियल सरफेस, जैसे कि सिचुएशन ये है कि जितने पॉसिबल यूनिवर्स में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं सबको मुट्ठी से यहां से आपने बांध लिया और उसका दूसरा छोर ऐसे करके लूप बना के ऐसे करके दोबारा से आपके हाथों के बीच से होके गुजर रहा है। ऐसे करके पकड़े हुए हैं आप इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को, और जितने सारे पॉसिबल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं सब इन पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के बीच से होके गुजरेंगे ही गुजरेंगे। ठीक है, अच्छा ऑलरेडी डिस्कस्ड है, लेकिन फिर भी पॉजिटिव चार्ज के वजह से कैसा आया था इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऑलरेडी डिस्कस्ड है ये, लेकिन फिर भी एक बार और एक अलग नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं उसे भी। अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा, तो मैं बता चुका हूं इस बात को पहले ही, इक्विपोटेंशियल सरफेस एकदम नजदीक में देखेंगे तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन जैसे जैसे साइज बढ़ रहा होगा वैसे वैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे होते चला जाएगा। ऐसे करके होते चला जाएगा। और दूर में देखेंगे तो एकदम धीरे धीरे ये अप्रोच करने लगेगा जैसे कि स्फीयर ही। ऐसा इक्विपोटेंशियल सरफेस रहेगा, दो पॉजिटिव चार्जेस, आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस के वजह से। तो आप देखिए इस बार कोई भी ये वाला इक्विपोटेंशियल सरफेस नंबर 1 को अगर मैं कंसिडर कर लेता हूं, सपोज अगर मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस नंबर 1 को अगर कंसिडर कर लेता हूं, तो उस इक्विपोटेंशियल सरफेस को एक्सटेंड करने पर ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के बीच से होके जरूर गुजरा। ठीक, इस लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस के बीच से होके उसको कट करते हुए जरूर गया, लेकिन कई ऐसे भी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं जो कि इन दोनों पॉजिटिव चार्जेस के बीच से होके कभी भी नहीं गुजरे। ये ऊपर ही ऊपर से ऐसे टर्न लेके ऐसे चला गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जितना ये पोटेंशियल है उतना पोटेंशियल इन दोनों चार्जेस के बीच में कहीं भी मौजूद है ही नहीं। समझ पा रहे हैं बात को आप? एक ऐसा देखने में ऐसा लग रहा है जैसे बाइनरी फिजन हो रहा हो अमीबा में, है ना? तो यहां पर जो जस्ट लिमिटिंग वाला इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा जो कि दोनों आपस में जस्ट कंबाइन होके 8 लिखा रहा होगा या इन्फिनिटी लिखा रहा है ऐसे करके, और जस्ट यहां पर जब टच हो रहा होगा वो एक ऐसा पोटेंशियल होगा जब दोनों अलग अलग स्फीयर जस्ट एकदम लग रहा होगा कि दोनों अलग होने वाले हैं। ये वो पोटेंशियल का इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा जो पोटेंशियल मिनिमम पोटेंशियल है, क्योंकि उसके बाद वाले जितने इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं उनका इतना पोटेंशियल है कि वो सेंटर से होके या इन दोनों चार्जेस के बीच में ज्वाइन करने वाले लाइन से होके कट करते हुए गए ही नहीं। वो मैं ये बोला कि फर्स्ट वाले पॉइंट का पोटेंशियल कुछ इतना होगा जो कि इन दोनों चार्जेस के बीच में मौजूद है कहीं ना कहीं, जबकि सेकंड वाले पॉइंट का पोटेंशियल इतना होगा जो कि इन दोनों चार्जेस के बीच में कहीं भी मौजूद ही नहीं है। मैं ये बोल रहा हूं। और लिमिटिंग वाला केस जो कि जस्ट होके बस गुजर पाया, उससे बाहर वाला जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो गुजर नहीं रहा, उसके अंदर वाला इक्विपोटेंशियल सरफेस होके डेफिनेटली गुजर रहा। तो जस्ट लिमिटिंग केस जो होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस का, जो जस्ट इंफिनिटी लिख के ऐसे करके बनाए हुए हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, वो एक ऐसा पोटेंशियल है जो कि मिनिमम पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा इन दोनों चार्जेस के बीच में।
तो आई होप आपको सीखने के लिए कुछ मिला यहाँ पर, और आगे कुछ डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। देखिए नया क्वेश्चन लिखो। नए क्वेश्चन का दरअसल वो नया क्वेश्चन जो बता रहा हूँ वो थियरी ही है, लेकिन पहले आपसे कहूंगा मैं कि आप खुद इस बारे में सोचिए एक बार अच्छे से, उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन लिखो कि it is observed that electrostatic forces are conservative forces। अब इसका क्या मतलब होता है ये तुम्हें पता होना चाहिए। It is observed that electrostatic forces are conservative forces। फुल स्टॉप के बाद can electric field lines form closed loops? Can electric field lines form closed loops? अगर आप एनसीईआरटी बुक को थॉरोली पढ़े होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज में ये एक प्रॉपर्टी है, उसका क्या एक्सप्लेनेशन है ये आपको समझ में आना चाहिए था। अभी आप उस बात को लिख के समझने की कोशिश करो, वीडियो को पॉज करके। अभी जस्ट मैं उसी पर डिस्कशन करने वाला हूं। ठीक, ये दिया हुआ है, ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड फैक्ट है। ये चीजों को ऑब्जर्व करते करते देखा गया। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना कंजर्वेटिव फोर्स, वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, इस बात का इस्तेमाल करके क्या ये प्रूव किया जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शुड नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप? ये आपको जानकारी पहले से होना चाहिए था कि दे कैन नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। तो उसी के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कुछ सोच समझ के इस पर डिस्कशन नहीं किया था। अभी देखिए, वर्क डन जानते नहीं थे ना, उस पर चर्चा हुआ नहीं था। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि किसी एक ऑब्जेक्ट को चाहे आप सीधे नीचे लेके आइए तो ग्रेविटी कितना वर्क करेगा, mg/h। चाहे आप इधर से घुमा के लेके आइए यहाँ पर तो भी ग्रेविटी उतना ही वर्क करेगा, mg/h। जितना ये हाइट डिसेंड किया वही है h। अगर आप इस रास्ते से लेके आइए, अगर आप किसी दूसरे चौथे किसी भी तरह के रास्ते से लेके आइए, इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होने पर पाथ के इंडिपेंडेंट अगर वर्क डन हो रहा होगा किसी फोर्स के वजह से, तो उस फोर्स का नाम रखा गया है कंजर्वेटिव फोर्स। अब ये जानकारी है हमें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, कैसे नहीं पता अभी, लेकिन वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स ही होता है। इस बात को आप याद रखें। तो क्या इस बात का इस्तेमाल करके हम लोग ये साबित कर सकते हैं कि क्लोज लूप नहीं बनना चाहिए कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के द्वारा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अलग अलग केसेस में क्या होते थे, चलिए मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के द्वारा इस तरह से लूप बनाया गया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ने इस तरह से एक लूप बनाया। कुछ चार्जेस को मैं यहाँ पर सेंटर में ऐसे ऐसे करके कुछ इस तरह से सेट कर दिया हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से क्लोज्ड लूप बना रहे हैं। तो अब समझिएगा, कोई भी एक पॉइंट ले लो, पॉइंट ए, कोई भी दूसरा पॉइंट ले लो, पॉइंट बी, कहीं पर भी, पॉइंट ए और पॉइंट बी। अब अगर एक चार्ज को पॉजिटिव चार्ज मान के चलेंगे, अगर किसी एक चार्ज को Q को स्लोली हाथ से पकड़ के, अगर किसी एक चार्ज को, मान लो यही चार्ज है, इस चार्ज को मैं हाथ से पकड़ के स्लोली इस रास्ते से लेके गया ऐसे करके, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर चलते चलते ऐसे ए से लेके बी तक लेके गया, अगर मैं इस चार्ज को इस रास्ते स्लोली हाथ से पकड़ के मैं ए से बी पॉइंट तक लेके गया, इस रास्ता नंबर 1 से, तो इस प्रोसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से होने वाला वर्क, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के वजह से होने वाला वर्क, हमेशा जब देखो तब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, यानी फोर्स का जो डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स का डायरेक्शन, तो जो फोर्स का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में लगातार डिस्प्लेसमेंट हुआ है कि नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से होने वाला वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग पाथ नंबर 1, वर्क डन बाय, ये एक्सटर्नल एजेंट नहीं लिखा हूं, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड
ऑन पाथ 1, इस रास्ते से अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को लेके हाथ से पकड़ के जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से होने वाला वर्क, जिधर फोर्स उधर ही डिस्प्लेसमेंट, ये पॉजिटिव होना ही होना है। ठीक, अब इसी चार्ज को ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक लेके आओ, लेकिन रास्ता बदल दो। इस रास्ते से इस बार लेके आइए, रास्ता नंबर 2 से अगर आप लेके आइएगा तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड सेकेंड वाले पाथ से। एक चार्ज पार्टिकल को हाथ से पकड़ के आप ऐसे करके लेके आ रहे हैं, तो आप हर समय पर जिधर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है उसके ठीक अपोजिट, उसके जस्ट अगेंस्ट आप ट्रेवल करवा रहे हैं चार्ज पार्टिकल को। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस डेफिनेटली नेगेटिव होगा। तो जो हमें प्रूव करना था कर चुके हैं हम लोग। फिर से सुनो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। इसका मतलब ये होता है कि चाहे किसी भी रास्ते से लेके जाइए, 2 पॉइंट्स के बीच में वर्क डन सेम आना चाहिए। यही हुआ कंजर्वेटिव फोर्सेस का मतलब। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स ही होता है हमेशा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड लूप बनाने लगेंगी, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस का क्लोज लूप बनने लगे इस तरह से, तो कोई भी 2 पॉइंट आप कंसिडर कर लीजिए, ए और बी, और एक थॉट एक्सपेरिमेंट करिए। चार्ज को इधर से इधर मान लीजिए कि ले जाया जा रहा है, तो एक रास्ते से ले जाने पर चूंकि पॉजिटिव वर्क, दूसरे रास्ते पर ले जाने पर चूंकि नेगेटिव वर्क आने लगेगा। इस वजह से या तो कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या तो लूप नहीं बना सकता। और इसका प्रूफ है, अभी समझने लायक नहीं है हम लोग कि कैसे प्रूव होता है, लेकिन फिर भी अभी के लिए तुम बस इतना जानते रहो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स ही होता है, जस्ट लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स वाला फॉर्मूला ही तो है 1/r², बस m के जगह q आ गया। कांस्टेंट का तो कोई मतलब ही नहीं होता, वो केवल न्यूमेरिकल रिजल्ट निकालने में काम देता है। तो इसका मतलब क्लोज लूप नहीं बना सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के फील्ड लाइंस जो होते हैं वो क्लोज लूप नहीं बना सकते। इस बात का प्रूफ मैं आपको बताया। इसके एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं और ज्यादा एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूं मैं। एनसीईआरटी बुक से लिया हुआ एडिशनल एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है, शायद सबसे लास्ट क्वेश्चन है या उसी में से है, एनसीईआरटी बुक का ही है। क्वेश्चन ये है, जो क्वेश्चन है मैं स्टेट कर रहा हूं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन लिख लो प्रॉपरली, क्वेश्चन को लिख लीजिए अच्छे से। कंसिडर अ वॉल्यूम V, कंसिडर अ वॉल्यूम V इन स्पेस हैविंग नो चार्ज। कंसिडर अ वॉल्यूम V इन स्पेस हैविंग नो चार्ज। तो जरा बताना, इस वॉल्यूम V के अंदर में अगर कोई चार्ज नहीं है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, बाहर में तो चार्ज हो ही सकता है ना। यहां पर अगर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तब तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल प्रोड्यूस करेगा अंदर में। तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड हो ही सकता है। पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस कैसे भी करके डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, उनके वजह से अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। लेकिन वॉल्यूम V में क्या खास बात कि अंदर में कोई चार्ज मौजूद नहीं है। अब सेकेंड स्टेटमेंट में लिख रहे हैं, शो दैट अ चार्ज स्मॉल q, शो दैट a charge small q cannot be kept in stable equilibrium, show that a charge small q cannot be kept in stable equilibrium inside this volume V, inside this volume V। इस वॉल्यूम V के अंदर एक बाहर से लाके Q चार्ज को, पहले से कोई चार्ज नहीं था, बाहर में जितने चार्जेस रखना है पहले से रख लो। अब एक दूसरे चार्ज को मैं लेके आया, उस चार्ज Q को अंदर में स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं रखा जा सकता। पूरा लिखेंगे अभी। शो दैट अ चार्ज Q कैन नॉट बी केप्ट इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इनसाइड वॉल्यूम V only by using electrostatic forces, only by using electrostatic forces, only by using electrostatic forces।
मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी चार्ज को आप इक्विलिब्रियम में यहां पर स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब पहले थोड़ा सा बात किए हुए हैं, इस पर कई बार बात की है। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है ये इक्विलिब्रियम तो है लेकिन थोड़ा सा भी अगर डिस्प्लेस कर दो किधर भी तो दोबारा से ये पुराने इक्विलिब्रियम वाले पोजीशन पर चले जाने की टेंडेंसी रखेगा। अगर ये टेंडेंसी रखेगा पुराने इक्विलिब्रियम पर जाने की तो इसका इक्विलिब्रियम का नाम कहलाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। साबित करिए कि ये चार्ज स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो ही नहीं सकता अगर यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है, मतलब ग्रेविटी, मैग्नेटिज्म, फ्रिक्शन, ये सब कुछ नहीं है। ठीक, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं, इनके वजह से स्टेबल इक्विलिब्रियम हो ही नहीं सकता इस चार्ज का। साबित करो, करके दिखाओ। डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, आपके थिंकिंग स्किल को और ज्यादा स्ट्रांग बनाएगा। कोई इक्वेशन इन्वॉल्व नहीं है। चलिए, इस क्वेश्चन को बिल्कुल चैलेंज की तरह लेना, और इसका सॉल्यूशन मैं अभी बता तो दे रहा हूं, लेकिन इस वीडियो को तभी देखना जब तुम अपना बेस्ट अटेम्प्ट देके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर चुके हो। खैर, मैं यहां पर सॉल्यूशन बता रहा हूं। देखो, माना कि कोई एक चार्ज स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। ठीक, अगर P पॉइंट पर एक चार्ज को रख दिया जाता है तो वो चार्ज स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है, ऐसा मान लेते हैं। चलो, तो अगर कोई चार्ज P पॉइंट पर रखने पर स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू P पॉइंट पर कितना होना चाहिए? स्टेबल इक्विलिब्रियम हो चाहे कोई इक्विलिब्रियम हो, इक्विलिब्रियम तो है ना। इक्विलिब्रियम मतलब उस पर फोर्स लग रहा है जीरो, फोर्स लग रहा है जीरो, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू उस पॉइंट P पर बना जीरो। मैं ये सब मान के चल रहा हूं कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड को समझते हैं अब अच्छे से। हम लोग एक राउंड हो चुका है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और उसमें आप क्वेश्चंस भी कर चुके हैं, मान के चल रहा हूं मैं। P पॉइंट पर चार्ज को रखे जाने पर उस पर इक्विलिब्रियम तभी हो सकता है जब उस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बाकी सारे चार्जेस के वजह से जीरो हो जाए। परफेक्ट। अब मैं ये मान रहा हूं कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? इस पॉइंट P पर चार्ज जो रखा गया था उसको हल्का सा डिस्प्लेस करके इधर रख दिया जाएगा, तो फोर्स किधर लगना चाहिए? P के तरफ। समझे क्या बात? अगर P पॉइंट पर रखे हुए चार्ज को थोड़ा सा इस तरफ डिस्प्लेस कर दिया जाएगा तो फोर्स इधर लगना चाहिए, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अलावा कोई फोर्स है नहीं। P पॉइंट से डिस्प्लेस करके अगर चार्ज को इधर रख दिया जाएगा तो फोर्स लगना चाहिए इस तरफ, क्योंकि यही वो पॉइंट इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है, और हम लोग मान के चल रहे हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है। लेट अस अज्यूम दैट द चार्ज पार्टिकल Q इज केप्ट इन इट्स स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इस पॉइंट P पर से चार्ज पार्टिकल को इधर डिस्प्लेस कर दो। ये तीन चार्ज नहीं है, एक ही चार्ज है, अलग अलग तरफ डिस्प्लेस करके डायग्राम बना रहे हैं। तो एक पॉइंट से अगर चार्ज को इधर डिस्प्लेस करो, चाहे इधर डिस्प्लेस करो, चाहे इधर डिस्प्लेस करो, जिधर भी डिस्प्लेस करना है करो, उस पर लगने वाला डिस्प्लेसमेंट के बाद फोर्स उसी पुराने वाले पॉइंट की तरफ होना चाहिए अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो इसका मतलब ये निकला कि इन सभी पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट के तरफ है। समझो बात को। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर चार्ज पार्टिकल को आप यहां पर स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखे थे, एजम्पशन था हम लोगों का कि हम लोग रखे थे, अगर आप एक स्टेबल इक्विलिब्रियम में चार्ज पार्टिकल को यहां पर रखे थे तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, अगर चार्ज पार्टिकल को वहां से डिस्प्लेस करते हैं तो चाहे जिधर डिस्प्लेसमेंट कर लो, फोर्स उस पर लगना चाहिए टुवर्ड्स दैट प्रीवियस पॉइंट P। तो इसका मतलब ये निकला, इस बात को मैं प्रॉपरली लिख रहा हूं कि इन सराउंडिंग ऑफ P इलेक्ट्रिक फील्ड lines are towards P। तभी तो ऐसा हो सकता है कि उस चार्ज पार्टिकल को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दें तो उस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगे P के तरफ। जब डिस्प्लेसमेंट के बाद यहां पर नेबरहुड वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन P के तरफ ही अगर होगा तभी तो ऐसा हो सकता है ना। अब क्या करो तुम, P पॉइंट पर जो चार्ज को रखे थे उस चार्ज को हटा दो, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखो तुम। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का
तुमने ये कंक्लूजन निकाला कि सराउंडिंग में देखे जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पॉइंट पी के तरफ ही हैं, चारों तरफ से, हर डायरेक्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसी पॉइंट के तरफ है। तभी तो ऐसा पॉसिबल है ना कि चार्ज पार्टिकल इस पॉइंट पी से थोड़ा सा भी डिस्प्लेस किया जाए तो उस पर फोर्स लगे पी के तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मस्ट बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स पॉइंट पी इन द एग्जैक्ट नेबरहुड ऑफ पॉइंट पी। लेकिन ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाके यहां पर ऐसे करके कन्वर्ज करें, इस पॉइंट पर जाके गायब हो जाएं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये तो पॉसिबल ही नहीं। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि वहां नेगेटिव चार्ज है नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ढेर सारे जाके अगर कहीं पर वैनिश कर रही हैं, ढेरों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हर तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां पर जाके वैनिश हो रहा है, गायब हो रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि यहां पर नेगेटिव चार्ज होगा। नेगेटिव चार्ज पर ही जाके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गायब हो सकते हैं। और मैं क्या बोला था, वॉल्यूम बी के अंदर में कोई चार्ज पहले से है नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां पर ऐसे जाके वैनिश हो रहे हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि किसी बाहर चलाए हुए चार्ज को यहां रखोगे तो भले ही इलेक्ट्रिक फील्ड किसी कारण से जीरो हो जाए, लेकिन वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहे, ये पॉसिबल नहीं है। जो मैं बताया उसको बार बार रिपीट करके समझने की कोशिश करो। वीडियो के थ्रू चूंकि बताया जा रहा है, इस बात का आप इस्तेमाल करिए, फायदा उठाइए। इस बात को शायद बहुत सारे लोग आप समझ नहीं पाए होंगे एक बार में, 2 बार में समझ लो, 3 बार में समझ लो, समझना जरूरी है। और थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं और एक क्वेश्चन देता हूं करने के लिए। देखो, रिंग के बारे में इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। वही स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में अभी भी बात कर रहे होंगे। देखो कैसे, चलिए, आई होप कि आप पिछले क्वेश्चन से बाहर निकल पाए। क्वेश्चन लिखो नया। कंसिडर अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, कंसिडर a uniformly charged ring placed in horizontal plane, placed in horizontal plane. इस तरह से एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग को रखा गया है हॉरिजॉन्टल प्लेन में। यह हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ऐसे करके एक रिंग को रखा गया, ठीक। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, चार्ज कितना है, रेडियस कितना है, ये सब इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। क्यू का चार्ज, रेडियस आर, डायग्राम में दिखा देंगे। इस एक्सिस को मैं एक्स एक्सिस मान लिया और ये वर्टिकल एक्सिस है, वाई एक्सिस ब्रैकेट में लिख दिया, ये वर्टिकल डायरेक्शन है। वर्टिकल डायरेक्शन लिखे होने का मतलब ये होता है, वर्टिकल डायरेक्शन लिखे होने का मतलब ये होता है कि आपको ग्रेविटी को कंसिडर करना है, ठीक। अच्छा, इसके बाद फिर लिखिए स्मॉल चार्ज स्मॉल क्यू, स्मॉल चार्ज क्यू is free to move, a small charge q is free to move along y-axis only, along y-axis only। एक चार्ज पार्टिकल है q का जो कि फ्री है मूव करने के लिए मात्र y डायरेक्शन में। मतलब ऐसे मान लो कि y एक्सिस में एक रॉड, और उस रॉड में एक चूड़ी के जैसा कुछ बना हुआ है, छोटा सा है, बिल्कुल रिंग के जैसा कुछ बना हुआ है, और वो रिंग स्लाइड कर सकता है इसी रॉड के अलोंग। मतलब हो गया, एक चार्ज पार्टिकल है हमारे पास, ये सिर्फ वाई एक्सिस में ही ट्रेवल कर सकता है, ठीक। अच्छा, ये जो चार्ज पार्टिकल होगा, इस पर इस रिंग के वजह से रिपल्शन का फोर्स लग रहा होगा। वो रिपल्शन का फोर्स कितना किस तरफ होगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन का फोर्स ऊपर की तरफ होगा वाई एक्सिस में। फॉर्मूला हमें पहले से पता है कि कितना फोर्स लग रहा होता है। तो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा। अब क्वेश्चन में लिखो द पॉइंट चार्ज स्मॉल q इज ऑब्जर्व्ड टू रिमेन इन इक्विलिब्रियम। The point charge small q is observed to remain in equilibrium। ऐसा कैसे हो सकता है? रिपल्शन तो होना चाहिए था ऊपर। तो ये जो स्मॉल q का चार्ज है, इस पर एक फोर्स लगा ऊपर के तरफ, F इलेक्ट्रोस्टैटिक
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसने अप्लाई किया होगा? तो इस पूरे रिंग ने एक साथ ऊपर की तरफ फोर्स लगाया गया। द चार्ज स्मॉल q इज ऑब्जर्व टू रिमेन इन इक्विलिब्रियम ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो mg का एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा, ऐसे होगा ऐसा। mg का फोर्स एक नीचे की तरफ भी लग रहा होगा, इस पर ग्रेविटी है मतलब, ठीक। ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ये इक्विलिब्रियम में ऑब्जर्व किया गया कि है। अब क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम इफ क्वेश्चन में आगे लिखिए, व्हाट इज नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम इफ द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, मतलब इस चार्ज पार्टिकल का बताइए जो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है mg और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। अच्छा, mg को कांस्टेंट मानोगे, चाहे ऊपर रहे चाहे नीचे रहे, ग्रेविटेशनल वेट ऑफ द पार्टिकल विल रिमेन कांस्टेंट। तो जो पोजीशन है जहां पर कि ये चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, वो पोजीशन दिया हुआ है, आपको बताना है कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है या फिर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो इफ द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज, लिख दो r,0, फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का r/2,0। अगर तुम इस क्वेश्चन को बिना किसी के हेल्प के खुद से कर दिए तो सीधी बात बिल्कुल बता रहा हूं, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है जेईई एडवांस्ड में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली परफॉर्म करने का। अगर तुम इस क्वेश्चन को पहले से नहीं सुने हुए हो, बिना किसी फ्रेंड के, बिना किसी भैया दीदी के, बिना इसके सॉल्यूशन को देखे हुए, अभी तुरंत बताने वाला हूं सॉल्यूशन, अगर तुमने इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर दिया कि अगर r,0 पर, ओहो तुम सॉल्व क्या करोगे, मैं गलत देता ही हूं। ये वाला 0, अरे y एक्सिस है ना, तो ये वाला 0 है, ये वाला r है। तो मन में सोच रहे होगे कि सर गलत लिखे हैं, ठीक। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर देते हैं तो इसका सीधा मतलब यह है कि आपकी कैपेबिलिटी सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट है, मच मोर देन रिक्वायर्ड है जेईई एडवांस में बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करने के लिए, ठीक। तो एक अपॉर्चुनिटी को लूज मत करो। अभी मैं जस्ट सॉल्यूशन बताने वाला हूं, उस सॉल्यूशन को देखो तभी जब अपना बेस्ट अटेम्प्ट देके तुम इस क्वेश्चन को या तो सॉल्व कर डालो या तो डिक्लेयर कर दो कि भाई हम नहीं कर सकते, तभी जाके तुम इसके सॉल्यूशन को देखो, ठीक। तो मैं बता रहा हूं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आप वीडियो को अभी पॉज कर लीजिए, ठीक। आई होप आपने अपना बेस्ट देके सॉल्व कर दिया। फर्स्ट पार्ट को मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, 0,r। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं, ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है और एग्जैक्ट वही फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं कि आप आगे कितना बढ़िया करेंगे। देखिए, मैं आपको पहले ये बात बता चुका हूं, बताना क्या, डिराइव कर चुके हैं हम लोग। उस डेरिवेशन के बाद रिजल्ट पर हम लोग कई क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं। बात ये थी कि एक रिंग के वजह से, जिसका कि रेडियस r है और उस पर चार्ज यूनिफॉर्मली q का है, इस रिंग के वजह से एक्सिस के अलोंग किस खास जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होता है। ये आपको याद होगा, मैं ग्राफ भी बनाया था यहाँ पर कि कहां पर सबसे ज्यादा होता है। मैं ये बताया था कि सेंटर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 0, क्योंकि चारों तरफ से कैंसिल्ड। इन्फिनिटी पर भी 0। एग्जांपल दिया था टेम्परेचर का कि जनवरी में भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, दिसंबर में भी, तो बीच में कहीं ना कहीं मैक्सिमम तो हुआ ही होगा। तो वही सिचुएशन यहाँ पर है, बीच में यहाँ पर किसी एक जगह पर होता है मैक्सिमम, ऐसे देखो। और ये मैक्सिमम वाला पोजीशन क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू वो भी बताया जा सकता है और साथ में ये हाइट कितना होता है ये भी बताया जा सकता है। आपने कैलकुलेट किया होगा, आपको याद होगा, ये r/√2 होता है।
r/√2 होता है। तो फर्स्ट पार्ट अगर क्वेश्चन का हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग इस r/√2 वाले पोजीशन के ऊपर हैं, ये पॉइंट ए पर अगर इक्विलिब्रियम अचीव किए हुए है, या चार्ज पार्टिकल q अगर तब अगर चार्ज पार्टिकल ए पॉइंट पर इक्विलिब्रियम अचीव किए हुए है तो r/√2 के ऊपर में है ये चार्ज पार्टिकल, है ना। और अगर इस जगह पर ये इक्विलिब्रियम में होगा तो यानी ऊपर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लगातार घट रहा होगा। मतलब ये थिकनेस जो किया है, ऐसे पहाड़ के जैसा कुछ बना नहीं रहता वहां पर। ये 0, ये थिकनेस रिप्रेजेंट कर रहा है थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, ये उससे थोड़ा कम इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और कम इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एंड सो ऑन। ये फर्स्ट पार्ट हम लोग क्वेश्चन का सॉल्व कर रहे हैं जिसमें r के हाइट पर चार्ज पार्टिकल q इक्विलिब्रियम को अचीव किए हुए था। अब देखो इस चार्ज पार्टिकल का अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो वी विल हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन अपवर्ड्स डायरेक्शन एंड वेट ऑफ द पार्टिकल इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। होगा ऐसा। ये चार्ज पार्टिकल का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बस बना दिया। वो लेफ्ट राइट जा नहीं सकता क्योंकि वो फिक्स्ड है सिर्फ वाई एक्सिस में ही मूव करने के लिए। इसके बाद फिर अगर ये चार्ज पार्टिकल थोड़ा सा अगर मान लो किसी कारण से ऊपर चला जाए, ये चार्ज पार्टिकल थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा अगर, तो इस बार नया फ्री बॉडी डायग्राम इसका कैसा रहेगा, तो वेट जस का तस वैसा ही रहेगा। जबकि इस पर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमें ग्राफ पता है, जैसे जैसे ऊपर जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड घट रहा होता है। तो जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल थोड़ा सा ऊपर जाएगा इस पर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कमजोर पड़ जाएगा, और इस कारण से इस पर लगने वाला नेट फोर्स जो कि शुरुआत में बिल्कुल कैंसल्ड था, ये इक्विलिब्रियम में था ए वाले पोजीशन पर, ये एक नया पोजीशन है जो कि ए पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर है, तो यहाँ पर डेफिनेटली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कमजोर पड़ जाएगा वेट के कंपैरिजन में। वेट उतने का उतना ही, तो इस पर लग जाएगा नेट फोर्स किस डायरेक्शन में, नीचे की तरफ। और सुनो ध्यान से, अगर ए पार्टिकल ए पोजीशन पर रखा हुआ चार्ज पार्टिकल जस्ट थोड़ा सा नीचे अगर आ जाए, जस्ट यहां पर अगर चार्ज पार्टिकल किसी कारण से पहुंच जाएगा तो इस पर वेट वैसे का वैसा ही रहेगा, लेकिन हम लोग ग्राफ से समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अगर ज्यादा हो जाएगा तो ऊपर की तरफ लगने लगेगा यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हो तो पहले भी लग रहा था लेकिन अब ज्यादा मैग्नीट्यूड का लगेगा, क्योंकि जस्ट नीचे थोड़ा सा आने पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ा है। तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ इस पर आ गया। तो देखो सीखने के लिए क्या मिला, एक चार्ज पार्टिकल है जो कि इक्विलिब्रियम में है, नेट फोर्स इस पर 0। थोड़ा सा अगर ये ऊपर की तरफ डिस्प्लेस होता है, क्योंकि ये सिर्फ ऊपर की तरफ नीचे की तरफ ही डिस्प्लेस हो सकता था, इट इज बाउंड टू मूव ओनली अलोंग वाई एक्सिस, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ था। तो अगर ये चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा भी ऊपर शिफ्ट करता है तो उसके बाद इस पर लगने वाला फोर्स नीचे की तरफ होगा, और अगर ये चार्ज पार्टिकल नीचे की तरफ थोड़ा सा भी शिफ्ट करता है तो अब इस पर लगने वाला नेट फोर्स ऊपर की तरफ हो जाएगा। इस कारण से ये वाला इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट कर रहा था स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब ठीक एग्जैक्ट यही एनालिसिस कर दीजिए आप सेकेंड पार्ट के लिए। सेकेंड पार्ट में लिखा हुआ है r/2 पर है वो, तो r/2 कहां पर होता है, r/2 कहां पर होता है, r/√2 से और ज्यादा होता है कि r/√2 से कम होता है। ये r था, r की हाइट ये थी, ये हाइट कितनी है जहां पर मैक्सिमम अचीव हुआ, तो यानी 0.707 r, 1/√2 का वैल्यू। इस बार सेकेंड पार्ट में मैं बोला हूं कि ये एक ऐसा पोजीशन है जहां पर 0.5 टाइम्स r, यानी कि बीच में यहां पर है कहीं। इसका मतलब ये हुआ है कि ऊपर के डायरेक्शन में जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लगातार बढ़ रहा है ऊपर के डायरेक्शन में जाने पर, नीचे के डायरेक्शन में आने पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड घट रहा है। एक बार सोच समझ के अब कम से कम कर दो सेकेंड वाले पार्ट को। इस पॉइंट का नाम लिखा मैं पॉइंट बी, सॉल्व कर रहा हूं मैं। इससे पहले मेरे सॉल्व करने के पहले आप गारंटीड है कि सॉल्व होना ही चाहिए आपसे। बी वाले पॉइंट पर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है मान लिया, वो चार्ज पार्टिकल Q, इस पर लगने वाला ऊपर के तरफ F इलेक्ट्रोस्टैटिक, और वेट का फोर्स नीचे के तरफ। हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं इस रिंग के वजह से किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के वैल्यू का, कि भाई यहां पर मैक्सिमम होता है
0.707 आर पर, उसके नीचे आने पर लगातार घट रहा होता है, उसके ऊपर जाने पर भी लगातार घट ही रहा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके जस्ट नीचे आने पर लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा होगा। तो दो बार हम लोग एनालिसिस करेंगे। अगर यही वाला चार्ज पार्टिकल थोड़ा सा नीचे किसी कारण से आ जाता है तो वेट इस पर लगने वाला वैसे का वैसा ही, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर की तरफ जो लग रहा होगा वो कमजोर पड़ जाएगा। F electrostatic will decrease in magnitude because of decrement in electric field magnitude। यहां से नहीं, यहां से B वाले पॉइंट से थोड़ा सा नीचे आने पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चूंकि घटेगा, इस कारण से अगर ये चार्ज पार्टिकल थोड़ा भी नीचे आ जाता है तो इस पर लगने वाला जो फोर्स होगा, ये कमजोर पड़ जाएगा और नेट फोर्स इस चार्ज पार्टिकल पर लग जाएगा नीचे की तरफ। तो देख लो तुम, ये चार्ज पार्टिकल ये इक्विलिब्रियम में था पहले, लेकिन थोड़ा सा भी अगर ये नीचे आया तो और ज्यादा नीचे चला गया। अगर ये थोड़ा सा भी ऊपर जाता है यही चार्ज पार्टिकल Q, अगर यही चार्ज पार्टिकल थोड़ा सा ऊपर की तरफ अगर जाता है तो इस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा ये सोचना जरा। वेट वैसे का वैसा ही नीचे की तरफ, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर की तरफ गया ये बी पॉइंट से, मैग्नीट्यूड में बढ़ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैग्नीट्यूड में बढ़ जाने की वजह से नेट फोर्स हो गया किधर, देखो ऊपर की तरफ। सीखने को क्या मिला, थोड़ा सा नीचे आया फोर्स नीचे लगा, थोड़ा सा ऊपर गया फोर्स ऊपर लगा। कैसा इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल। ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। r/√2 से नीचे में अगर इक्विलिब्रियम अगर आया है किसी भी कारण से, तो अगर r/√2 से ऊपर में अगर इक्विलिब्रियम आया हुआ होगा तो वही इक्विलिब्रियम स्टेबल बन जाएगा। एक और चीज है यहां पर ऑब्जर्व करने के लिए, देखो जो कुछ भी तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मिलना है 0 से लेके r/√2 के बीच में एक बार मिलेगा, और वही वैल्यू कहीं ना कहीं आपको r/√2 से लेके इंफिनिटी के बीच में कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। मैं कहना यह चाहता हूं कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल ए पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में आया है तो वो कहीं ना कहीं r/√2 से ओरिजिन के बीच में फिर से इक्विलिब्रियम में आएगा ही आएगा। तो इक्विलिब्रियम दो बार आएगा कोई भी चार्ज पार्टिकल जिसका कि मास m कुछ भी है। अगर इक्विलिब्रियम आया तो दो बार आएगा, और उनमें से एक इक्विलिब्रियम स्टेबल, दूसरा इक्विलिब्रियम अनस्टेबल। अब यही सिचुएशन डिफरेंट भी हो सकता था अगर मैं इन चार्जेस को अगर नेगेटिव कर दूं। नीचे मैं यहां पर एनालिसिस कर रहा हूं, एक रिंग के बजाय दो रिंग लगा दिया यहां पर, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो बाकी आगे के लिए आप समझदार हैं, आप संभाल लीजिएगा। मैं बेसिक बात बिल्कुल बता दिया यहाँ पर। और एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, हम लोग एक क्वेश्चन में काफी दिनों पहले आपको दिया था करने के लिए, उसके बारे में डिस्कशन कर लें, काफी दिनों से पेंडिंग है वो। क्वेश्चन ये था कि एक हेक्सागन है, इस हेक्सागन के सारे कॉर्नर्स पर चार्जेस Q के, एक हेक्सागन है इस पर टोटल 6 चार्जेस Q के। और क्वेश्चन में फिर मैं ये बोल रहा था, साइड लेंथ L मान लेते हैं। क्वेश्चन में ये बोल रहा था कि सारे अपने अपने जगह पर फिक्स्ड हैं, सभी चार्जेस अपने अपने जगह पर फिक्स्ड अगर हैं, बट उनमें से कोई एक को अगर रिलीज कर दिया जाता है, मतलब इसको अगर सपोज रिलीज कर दिया जाए, तो सारे के सारे चार्जेस अपने अपने 5 चार्जेस अपने अपने पोजीशन पर फिक्स्ड रहने वाले, और जिसको रिलीज कर दिया गया वो वाला चार्ज लगातार रिपल्शन के वजह से इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करते हुए लगातार आगे बढ़ते चला जाएगा अप टू इंफिनिटी। ग्रेविटी है नहीं। तो क्वेश्चन में ये बोला था कि इंफिनिटी पर जब ये पहुंच जाता है तो इसके द्वारा अचीव्ड काइनेटिक एनर्जी k0 है। ठीक, तो अब सवाल ये था कि एक चार्ज अगर जा चुका है इंफिनिटी पर, तो काइनेटिक एनर्जी अगर k0 अचीव किया, तो इसके इंफिनिटी पर पहुंचने के बाद अगर दूसरे चार्ज को मैं रिलीज कर देता हूं, तो इसके द्वारा सेकेंड टाइम जब ये इंफिनिटी पर पहुंचेगा तो इसके द्वारा काइनेटिक एनर्जी अचीव्ड कितनी होनी है, ये सवाल था मेरा। तो कई बच्चे सॉल्व कर भी लिए, कई बच्चे मुझे दिखाए भी हैं। वही मैं अब डिस्कशन कर रहा हूं कि कैसे और सॉल्व करना है, क्या सही आंसर है, दोनों ही बता रहा हूं।
अगर ये चार्ज पार्टिकल इंफिनिटी पर जाके काइनेटिक एनर्जी के नॉट अचीव किया, तो काइनेटिक एनर्जी या के नॉट किस चीज के कॉस्ट पर अचीव किया? लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चार्ज विच बिकेम जीरो एट इंफिनिटी। इस चार्ज पार्टिकल का एकमात्र चार्ज का ही डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसलिए पूरे सिस्टम में जो भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आया उसे कहा जा सकता है सिर्फ इस चार्ज पार्टिकल का ही लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगा ये कितना होगा? तो देखो, ये इंटरैक्शन का पोटेंशियल एनर्जी, ये इंटरैक्शन का पोटेंशियल एनर्जी, ये इंटरैक्शन, इन सभी इंटरैक्शंस का मैं कुछ कुछ नाम रख देता हूं, समझना बात को। ये इंटरैक्शन नंबर 1, ये इंटरैक्शन नंबर 2, ये इंटरैक्शन नंबर 3, 4 एंड 5। तो काइनेटिक एनर्जी इसके पोटेंशियल एनर्जी के खत्म होने के वजह से आया, इसका पोटेंशियल एनर्जी था कितना? तो इन सभी के इंटरैक्शन के वजह से एक एक टर्म लिखा जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का। टोटल 5 टर्म्स लिखे जाने चाहिए इसके लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए, टोटल 5 टर्म्स, क्योंकि ये वाला चार्ज इन 5 चार्जेस से इस तरह से इंटरैक्ट कर रहा होगा। ठीक, टोटल 5 टर्म्स लिखे जाएंगे। टोटल 5 टर्म्स लिखे जाएंगे सपोज। अच्छा, अब देखना, अगर ये वाला चार्ज इंफिनिटी पर अब जाएगा तो ये जो काइनेटिक एनर्जी अचीव करेगा वो किस चीज के कॉस्ट पर? माना कि ये इंफिनिटी पर जब पहुंचता है तो काइनेटिक एनर्जी K1 अचीव कर लिया, तो K1 आखिर किस चीज के कॉस्ट पर ये अचीव करेगा? तो इसका जितना इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी था बाकी सभी चार्जेस के साथ, होगा कि नहीं ऐसा? तो इसका इंटरैक्शन किसके किसके साथ देखोगे तो सेम वही सारा एनालिसिस फिर से, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके नहीं, इसके साथ नहीं होगा। बस समझ पाए क्या मेरी बात? ये जिससे जिससे इंटरैक्ट कर रहा था उन सब के वजह से पोटेंशियल एनर्जी जो भी था इस चार्ज पार्टिकल का वही तो काइनेटिक एनर्जी बना। ठीक वैसे ही ये चार्ज पार्टिकल भी सबसे उसी तरह से तो इंटरैक्ट कर रहा था सिवाय एक के, ये चार्ज के। ये चार्ज के साथ जो भी इंटरैक्शन था इसका, वो इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म, फिफ्थ वाला टर्म नहीं लिखा जाएगा, इसलिए केवल 4 टर्म्स ही होंगे इसके पोटेंशियल एनर्जी के, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के वैल्यू में, और इस कारण से ये काइनेटिक एनर्जी थोड़ा सा कम ही अचीव करेगा। ये जितना अचीव किया था ना काइनेटिक एनर्जी इन सब का सम, उसमें से केवल ये फिफ्थ वाले टर्म को, यानी इनके बीच में इंटरैक्शन जो नहीं हो पाया था उस वाले टर्म को हटा दिया जाए केवल, देन वी कैन ऑब्टेन द काइनेटिक एनर्जी अचीव्ड बाय दिस पार्टिकल एट इंफिनिटी। वो इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी है कितना? आसान, k² डिवाइडेड बाई L। यही आंसर है। एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखिए, 4 identical charges are connected, 4 identical charges are connected using 4 strings as shown, using 4 insulating strings as shown। insulating strings उसका कुछ पर्पस है, यूजिंग 4 इंसुलेटिंग स्ट्रिंग्स। इंसुलेटिंग का मतलब वो इंसुलेटर है, मतलब चार्ज उसके थ्रू फ्लो नहीं कर सकता। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो चार्ज है इसका चार्ज अपने आप इसमें फ्लो करके यहाँ तक नहीं आ जाएगा, क्योंकि ये कॉपर का नहीं बना हुआ है, ये प्लास्टिक का बना हुआ है, ये कंडक्टर नहीं है। और इस तरह से एक रेक्टेंगल बन गया, यही है डायग्राम। यहाँ पर साइड लेंथ लिखिए इस रेक्टेंगल का 4L, जबकि ये वाला लेंथ दिया हुआ है 3L का। इन चार्जेस का नाम लिख देता हूं मैं, चार्ज ए, चार्ज बी, चार्ज सी, चार्ज डी। आई होप डायग्राम आप बना लिए। इसके बाद फिर क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा मैकेनिक्स का यूज कर रहे होंगे यहाँ पर। मैं क्वेश्चन दे दूंगा आपको करने के लिए, हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से अगर मौका मिलेगा तो डिस्कशन करेंगे, लेकिन अपना बेस्ट देके तुम सॉल्व करने की कोशिश करना।
if the string connecting charges A and B is cut। अच्छा, एक और बात, सबका मास है m, m पर भी डिपेंड करेगा आंसर। सबका चार्ज Q, सबका मास m, बस 4L 3L, ये वाला भी 3L, ये वाला भी 4L। इफ स्ट्रिंग कनेक्टिंग A and B is cut, find the maximum speed achieved by A। अब इस क्वेश्चन का क्या मतलब निकल रहा है तुम जानो। इफ स्ट्रिंग कनेक्टिंग A and B is cut, ये फेंकाएगा दोनों ऐसे, लेकिन रस्सी, ये वाली रस्सी ये मजबूत है, ये टूटी नहीं है, तो ये ऐसे करके इंफिनिटी नहीं चला जाएगा, ये टर्न लेके ऐसे करके जाएगा। कुछ ऐसे कि सेंटर ऑफ मास वगैरह ना मूव करे, सब कुछ लगा दो यहाँ पर, जितना जानते हो सब चीज। ठीक, फाइंड मैक्सिमम स्पीड अचीव्ड बाय चार्ज ए। तो एकदम अच्छे से करने की कोशिश करिए इसे। हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर गॉस लॉ के बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे। कोई गॉस लॉ पढ़ के नहीं आएगा, मैं बताऊंगा कि गॉस लॉ क्या होता है, और उस वीडियो को, उस क्लास को अगर आप स्किप करते हो, आगे आपको कोई क्लास करने का जरूरत नहीं है। गॉस लॉ को जाने बिना आप आगे जरा सा भी नहीं बढ़ पाएंगे। गॉस लॉ मैं पूरी तरह से आपको बताऊंगा, एकदम जीरो से लेके सब कुछ। तो अगला जो क्लास है वो कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, और उसमें मैं पढ़ के आने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। जो पुराना काम हम लोगों का चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का, उसके सारे चीजों को अच्छे से कंप्लीट करो। आई गेस 1-2 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन अभी भी आपका बचा हुआ होगा, उस पर और ज्यादा दिमाग लगाओ और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, इससे तुम स्ट्रांग बनोगे। ऑलराइट, लेट्स मीट इन नेक्स्ट क्लास।